स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 बोर्ड परीक्षा 2022 साइंस का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए अगर आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लेते हो तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए जो आपका एग्ज़ाम जो है कब लिया जाएगा, जो आपका एग्ज़ाम है जो टर्म 2 का जो है आपका एग्ज़ाम जून में लिया जाएगा, जून में लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो आपका एग्ज़ाम है 1 महीने से ज़्यादा समय अभी तक आपका एग्ज़ाम में दिया गया है। देखिए जो आपका सब्जेक्टिव में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपका सब्जेक्टिव में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और अति लघु रहेगा यानी वेरी शॉर्ट, और लघु रहेगा यानी शॉर्ट रहेगा, और दीर्घ यानी लॉन्ग रहेगा। यानी आपका जो सब्जेक्टिव में 4 प्रकार का जो है क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो देखिए अभी तक आपका एग्ज़ाम में बहुत समय दिया गया, एक महीना का समय है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी जितना भी आपका सब्जेक्ट है उसका चैप्टर बाय चैप्टर सभी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं करा दूं। तो देखिए आज मैं आपका साइंस का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्राकृतिक संपदा चैप्टर 14 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में यहीं से आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, यानी सब्जेक्टिव से आपको एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है पूरा अगर देख लेते हैं तो। देखिए जो आपका पहला प्रश्न है किस प्राकृतिक संपदा का कि अम्ल वर्षा का पीएच क्या होता है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में है, यहीं से आपका जो है वेरी शॉर्ट पूछेगा, यानी अति लघु प्रश्न यहाँ से भी आपका पूछ सकता है कि अम्ल वर्षा का पीएच क्या होता है। तो आपका जो है अति लघु में आपको वेरी शॉर्ट में ऑप्शन नहीं रहेगा, ना ए रहेगा, ना बी रहेगा और ना ही डी रहेगा। आपको सीधा सही ऑप्शन आंसर देना है, ऑप्शन भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं, आपको सीधा आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा 5.6 से कम पूछा क्या कि अम्ल वर्षा का पीएच क्या होता है, तो आपको सीधा आंसर दे देना है कि 5.6 से कम जो है अम्ल वर्षा का पीएच होता है। इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव भी करा दे रहा हूँ और आपका अति लघु भी यहाँ से हो जाएगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो देखिए ऑप्शन बी CO2 जो है आपका उष्मीकरण के लिए जो है उत्तरदायी गैस आपका माना जाता है। तो वेरी शॉर्ट आपका कैसे पूछाएगा कि वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो आपको सीधा बोल देना है कि CO2 जो है उत्तरदायी गैस है उष्मीकरण के लिए। आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर का जो प्रश्न पूछा है कि निम्न में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन कौन नहीं है, तो आपका कोयला जो है नवीकरणीय संसाधन में नहीं आता है। ऐसे जो आपका प्रश्न पूछा है कि इसे अति लघु में कि कोयला जो किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भूमि प्रदूषण का अर्थ है। भूमि प्रदूषण का क्या अर्थ है, तो देखिए भूमि में उपयोग घटकों की कमी, यही आपका भूमि प्रदूषण का अर्थ है। समझ गए क्या कैसे लघु उत्तरीय पूछेगा आपका यहाँ से, वैसे ही आपको देख लीजिए। आगे देखिए जो आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा है कि मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए कौन आवश्यक है। मिट्टी की उर्वरता के लिए संरक्षण के लिए कौन आवश्यक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फसल चक्र, भूमि को पानी छोड़ना और घुमस का प्रयोग और उपयोग सब, मतलब डी आपका सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन जो आपका सही दिया गया है। उसके बाद देखिए आगे के क्या प्रश्न पूछा गया। 6 नंबर का प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का मुख्य अव्यय है। अम्ल वर्षा का मुख्य अव्यय क्या है, तो आपका हो जाएगा H2SO4, यही जो आपका अम्ल वर्षा का मुख्य अव्यय में आता है। आगे देखिए जो आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछा है कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाता है। क्या कहलाता है जो अपना मनुष्य जो है जीवन यापन के लिए विकास करता है,
तो देखिए जो आपका हो जाएगा उपयोगिक पदार्थ यही आपका कहलाता है, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो समतापमंडल में ओजोन गैस जो आपका पाई जाती है। तो कैसे पूछेगा आपका अति लघु यानी वेरी शॉर्ट कैसे पूछेगा कि समतापमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? उत्तर क्या बोलिएगा आपको? ओजोन जो गैस है जो आपका समतापमंडल में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बलने का संबंध है। बलने का संबंध क्या है? तो आपका समुद्र तल से उठने से जो आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बलने से संबंध है। आगे देखिए जो आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के ऊपरी उपजाक सतह जो चट्टानों के अपक्ष से बनती है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो मृदा कहलाती है। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि आपका लघु उत्तरीय यहीं से पूछे जाने वाला है। और आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट का जो आपका जो VVI चाहिए जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, कमेंट में बता दीजिए, उसका पहले मैं आपको बता दूंगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, पाँच सब्जेक्ट आपका है मैथ साइंस जो आपका SST और हो क्या बच गया हिंदी इंग्लिश। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको दिक्कत है सीधा कमेंट में बोलिएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर है कि लाइकेन निम्न में से किस जगह मिलते हैं? लाइकेन कहाँ मिलते हैं? तो आपको पत्थरों पर मिलते हैं लाइकेन, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। तो पत्थरों पर कौन मिलते हैं? तो लाइकेन जो पत्थरों पर मिलते हैं। आगे देखिए 12 नंबर का है कि अस्मार्ग क्या होता है? अस्मार्ग क्या होता है? तो कोहरा और धुआं का विषैला मिश्रण जो है आपका अस्मार्ग में कहलाता है। उसके बाद देखिए जो आपका आगे की 13 नंबर, बंद बोतल को हवा का तापक्रम वाहन की हवा से अधिक क्यों होता है? क्यों होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है। आगे देखिए आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 कैसे स्थिर होती है? CO2 जो आपका वायुमंडल में कैसे स्थिर होती है? तो प्रकाश संश्लेषण से स्थिर होती है। प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में कौन स्थित होता है? तो CO2 स्थित होता है। देखिए यहाँ पर आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जाएगा और यहीं से आपका जो है अति लघु भी बन जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का है कि शुक्र और मंगल के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? तो क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यही जो आपका शुक्र और मंगल के वायुमंडल का मुख्य घटक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसका? तो शुक्र और मंगल का। आगे देखिए जो आपका 16 नंबर की निम्न में कौन हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस कौन नहीं है? तो आपका नाइट्रोजन गैस यानी N2 जो आपका जो हरित गृह गैस नहीं है। आगे देखिए जो आपको 17 नंबर की स्थल और जलाशय पर असमान रूप से वायु के गर्म होने के कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन ए पवन बनते हैं। आगे देखिए जो आपका 18 नंबर है कि जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र आदि क्या है? तो ये सब क्या? तो जैव रासायनिक चक्र है। उसका बाद देखिए 19 नंबर है कि ह्यूमस क्या है? ह्यूमस जो आपका है एक कार्बनिक पदार्थ है, मृदा को संरक्षण बनाता है, जल आदि के भूमि के अंदर जाने में सहायक होती है। उपयोग सभी में सही है, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। देखिए परावैंगनिक किरणें तथा O2 के टकराव से क्या बनता है? परावैंगनिक किरणें तथा O2 के टकराव से क्या बनता है? तो आपका हो जाएगा O3 बनता है। आप इसका जो आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। उसका बाद देखिए आपका जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपका जितना भी यहाँ क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा एक भी बाहर से नहीं होगा, आपका बुक के अंदर से होने वाला है। आपका बुक के अंदर में जितना भी क्वेश्चन बना है वहीं से आपका जो है प्रश्न बना गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि शुक्र और मंगल के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है, ये हमको बताना है। ये आपका कैसा क्वेश्चन में आ जाएगा? शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपका आ जाएगा। कितना नंबर? 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 95 से 97% है, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में यह 0.004% है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की अधिक मात्रा उपस्थित है। ये आपका शॉर्ट हो गया आंसर। कितना नंबर? 2 नंबर का। नोट कर लीजिए आपको स्क्रीनशॉट मारकर। आगे देखिए आपका 2 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल
कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। तो वायुमंडल जो है कंबल की तरह कैसे कार्य करता है ये पूछा है। तो आंसर क्या हो जाए कि देखिए, जिस प्रकार कोई व्यक्ति कंबल को अपने ऊपर पूरी तरह से लपेट कर अंदर और बाहर के दो भिन्न वातावरण बना लेता है, उसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर फैला वायुमंडल भी इसे दो स्तरों में बांट देता है। सूर्य की ओर से आने वाले हानिकारक विकिरणों को स्थल पर आने से रोकता है और नीचे की गैसों को ऊपर अंतरिक्ष में जाने से। तो देखिए, जो आपको अगर ये आपको समझ में आ जाता तो आप अपने भाषा में भी इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है कि वायु प्रभाव पवन के क्या कारण है। वायु प्रभाव पवन के क्या कारण है। तो उत्तर है कि सूर्य की किरणें दिन भर स्थल और समुद्र तल को गर्म करती है। स्थल जल्दी गर्म होता है और जल देर से, इसलिए जल की अपेक्षा स्थल के ऊपर की हवा भी तेज से गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसकी ऊपर आपूर्ति के लिए समुद्र की ओर से वायु स्थल की ओर चलने लगती है। रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं, पर स्थल ठंडा जल्दी हो जाता है और पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए पानी के ऊपर की वायु स्थल की ऊपर की वायु से गर्म होती है, तब स्थल की ओर से समुद्र की ओर वायु चलने लगती है। देखिए, बोल रहे हैं कि अगर आपको इतना नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं, इतना मत लिखिए, आप अपने से समझ लीजिए, क्योंकि ये 2 ही नंबर का आपका जो है प्रश्न पूछेगा। आप इतना मत लिखिएगा, आपको जितना भी शॉर्ट हो सके आप दिमाग से उतना ही लिखिएगा। देखिए आगे दिया है कि 4 नंबर में कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। बादलों का निर्माण जो है कैसे होता है, तो सूर्य की गर्मी से जब सभी जलीय भागों से वाष्पन क्रिया होती है और पानी वाष्प बनकर हवा में चला जाता है। जल वाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं से वायुमंडल में चली जाती है और हवा को गर्म करती है, या अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है तथा वाष्प ऊपर जाकर ठंडे हो जाते हैं तथा हवा में उपस्थित जल वाष्प छोटी छोटी पानी की बूंद से संगठित हो जाते हैं। यदि कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करे तो ये बूंद उनके चारों ओर जम जाती है। प्रायः हवा में उपस्थित धूलकण तथा अनिलंबित नीलकण इस क्रिया को पूरा करते हैं, इसी से बादल बनते हैं। उनसे पानी की बूंद संग्रहित होते हैं, बड़ी और भारी होकर वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। ये आपका कैसा प्रश्न है, तो ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है, यानी लॉन्ग प्रश्न में आता है बादल कैसे बनता है। ये लॉन्ग प्रश्न में आपको पूछेगा, इसलिए आपको भी इसको भी आपको दिमाग से लिख देना। कितना भी छोटा इसमें नहीं करना है, ज़्यादा छोटा इसमें आपको नहीं करना, लेकिन आपको लिखना ही जरूरी है। आगे देखिए, जो आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें जो वायु के प्रदूषण में सहायक है। वायु के प्रदूषण में सहायक मनुष्य के 3 गो क्रियाकलाप को उल्लेखनीय करें। तो पहला है कि जीवाश्म ईंधन पदार्थों का ऊर्जा प्राप्ति के लिए हवा में दहन। दूसरा है कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और उद्योग धंधों की अधिकता से स्थापना। यही जो आपका है 3 गो हो जाएगा। आगे देखिए 1 नंबर से आपका है जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। तो जीवों की जल की आवश्यकता क्यों होती है, यह भी आपका केस में आ जाएगा, तो लॉन्ग आंसर में आ जाएगा, यानी ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न होने वाला है। इसलिए इसको भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको जो ऐसा ही प्रश्न आपका लॉन्ग में पूछेगा। तो देखिए आपका उत्तर है कि सभी जीवों में कोशिकाएं होती है। कोशिका जीव द्रव से बनी होती है, जिसमें लगभग 90% जल होता है। कोशिकाओं की सारी सक्रियता जल के माध्यम से ही हो पाती है। जल की अनुपस्थिति में वे जीवित नहीं रह सकती, इसलिए जीवों को जल की आवश्यकता होती है। ये आपका लॉन्ग ही में आएगा, लेकिन यहाँ देखिए शॉर्ट में बता दिया है। इसी तरह आपको जितना भी प्रश्न है, आपको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें जितना भी आपको जो डेस दिया जाएगा लिखने के लिए, आपको पूरा भरना है, तो आपको जब फुल मार्क्स वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस गांव, शहर, नगर में आप रहते हैं वहां पर उपलब्ध शुद्ध जल का मुख्य स्रोत क्या है। तो क्या है इसको बताना है। तो देखिए उत्तर जो आपका हो जाएगा कि
हमारे नगर में मीठे पानी का स्रोत भूमिगत पानी है, जिसे भूमि से निकालकर टैंक में स्टोर किया जाता है तथा नगरवासियों को वितरित कर दिया जाता है। ये आपका कैसा हो गया? तो शॉर्ट हो गया, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट, यानी 2 नंबर का प्रश्न ये हो गया। आगे देखो, उसका बाद 3 नंबर का जो क्वेश्चन है कि क्या आप किसी क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं जो इस पानी के स्रोत को प्रदूषित कर रहा है? तो इसको में हम लोग देखना है क्या बताया है। तो देखिए, इसका जो उत्तर है हम लोग देखें कि हमारे नगर में अनेक उद्योग धंधे हैं जिसमें रंगों तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। रंग और रासायनिक पदार्थ पानी में घुलते हैं और धीरे धीरे मिट्टी में अवशोषित हो जाते हैं। जब तक अनेक क्षेत्र में इनके द्वारा भूमिगत पानी प्रदूषित किया जा चुका है और आने वाले समय में ये उद्योग धंधे एक बड़े संकट खड़ा करने ही वाले हैं। पानी में घुले हुए पारा, आर्सेनिक, सीसा जैसे हानिकारक तत्व अनेक भयंकर बीमारियों के कारण बन जाएंगे। उसका बाद देखिए, आगे प्रश्न पूछा है कि मृदा मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? ये भी आपका शॉर्ट में आया, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो इसका उत्तर क्या कि मृदा मिट्टी चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। हवा, पानी, तापमान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, भूकंप, बाढ़ आदि मिट्टी बनाने में सहायक है। तो क्या कि मिट्टी, मृदा, ये सब हो जाएगा। आगे देखिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि मृदा अपरदन क्या है? ये सब आपका जितना भी क्वेश्चन है आपका शॉर्ट में आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछेगा ये सब। कि उत्तर देखिए, उत्तर में है कि मृदा अपरदन जल और वायु के प्रकोप से कई बार भूमि की ऊपर सतह जल के साथ बह जाती है या वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। भूमि का इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसका बाद देखिए, जो आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं? अपरदन को रोकने से, कम करने से कौन कौन से तरीके हैं? देखिए, फिर से बोल रहा, इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है प्राकृतिक संपदा से एक भी क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। अभी 1 महीना समय है, सभी सब्जेक्ट का ये पूरी अच्छा तरह से इस चैनल पर क्लास 9 की पूरी अच्छी तरह से तैयारी होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे देखिए, इसका उत्तर क्या है कि उत्तर में कि पौधे की जड़ें मृदा के कटाव को रोकती है, ये मृदा के कणों को बांधे रखती है। अतः मृदा अपरदन रोकने के उपाय निम्न है। इसका 5 को हम लोग निम्न उपाय देखेंगे। 5 है कि 3 है, 3 ही है कि भूमि को अधिक से अधिक हरा भरा रखना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती भी मृदा अपरदन को रोक सकता है। यही है मृदा अपरदन को रोकने का और कम करने का उपाय। आगे देखिए, जो आपका जल चक्र के क्रम में पानी की कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो जल चक्र में पानी की जो है वाष्प अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था, यानी 3 अवस्था पाई जाती है। तो ये आपका किस में आएगा? तो ये आपका वेरी शॉर्ट में आएगा, यानी 1 नंबर का जो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ऐसे कि जल चक्र के क्रम से पानी की कौन सी अवस्था पाई जाती है, आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा। उसका बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिक के नाम दे जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये भी आपका वेरी शॉर्ट में पूछेगा कि हो जाएगा। तो आपका वेरी शॉर्ट में ये भी पूछ सकता है। उसका बाद देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य की किन्हीं 3 गतिविधियों को पहचाने जिनसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। तो देखिए, 3 को पूछा है। उद्योग धंधे में कोयला का ईंधन रूप में पेट्रोल और डीजल का वाहनों में प्रयोग, विद्युत उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, ये हो जाएगा। आगे देखिए, उसका बाद देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पूरी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अभी तक जितना भी बताएं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है, सभी को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। देखिए, कुछ गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड पृथ्वी से उष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है। वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गैस में वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा सकती है। इस प्रकार प्रभाव की ग्रीन हाउस प्रभाव
कहते हैं। ये आपका शॉर्ट में पूछेगा, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन में ये पूछेगा। देखिए आपको रटना नहीं, एक बार इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद अपना मन में जैसा भी बने आपको वैसा ही जो आपका एग्जाम में उत्तर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं। तो ऑक्सीजन O2 हो जाएगा और ओजोन यानी O3 हो जाएगा। ये आपका हो गया वेरी शॉर्ट, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखिए आपको एग्जाम के जो पेपर देंगे वहाँ लिखा है अपने जो समझ से वैसे ही उत्तर दीजिए, जैसे समझ में आए वैसे ही आपको उत्तर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया अभ्यास के प्रश्न से आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। तो उत्तर है कि जीवों के लिए वायुमंडल बहुत आवश्यक है, यही हमारे जीवन का आधार है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प नामक घटक है। ऑक्सीजन प्रत्येक जंतु के लिए जरूरी है जो स्थल पर रहते हैं, वे शोषण के लिए इसे वायु से प्राप्त करते हैं। जलीय जीव जैसे इसे पानी में घुली हुई अवस्था में प्राप्त करते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका और तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लूकोज में बदलते हैं तथा अपने लिए भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ये आपका लॉन्ग हो गया, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही आपको बताना है एग्जाम में। आगे देखिए 2 नंबर है कि जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है। सभी यहाँ का सभी जितना क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देखिए कि जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है। तो जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम सागर के जल में हुई थी। सागर के जल में जीवन की उत्पत्ति नीले हरे शैवाल तथा साइनो बैक्टीरिया नामक जीवों के रूप में हुई। ये जीव एक कोशिकीय थे। लंबी अवधि के दौरान इन एक कोशिकीय जीव में बहुकोशिकीय जीव बने। सभी जीवों में 70 से 90% तक जल पाया जाता है। और दो में हो कि देखिए एक हो गया 2 पॉइंट है, हमारे शरीर में पाया जाने वाला जल भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को घोलकर इन्हें शरीर के सभी अंगों को तक पहुंचाता है। ये आपको देखिए 5 पॉइंट में बताया जाएगा, आपको यहाँ से 3 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। जल स्वेदन तथा वाष्पन प्रक्रिया द्वारा मानव शरीर के तापमान नियंत्रित करता है। जल हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए एक अच्छा माध्यम है। उसके बाद देखिए 5 नंबर पॉइंट में कि नदियों और समुद्र में नावों और जलायनों के द्वारा यात्री और सामानों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन पूछा है कि जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर है। क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा है, तो देखिए उत्तर भी महत्वपूर्ण ही होने वाला है कि जीवित प्राणी मृदा पर ही निर्भर करता है। मृदा में उत्पन्न पेड़ पौधे से अपना खाद्य प्राप्त करता है। जीवन यापन के लिए सभी आवश्यक तत्व इससे प्राप्त होते हैं। पौधे तरह तरह से खनिज लवण मृदा से ही प्राप्त करते हैं और भोजन के तत्वों के रूप में प्राणियों के जीवन के लिए आधार बनते हैं। पानी में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। वे जल में उगे पादपों को खाते हैं या उन पर आधारित अन्य प्राणियों को खाकर जीवित रहते हैं। आपको समझकर उत्तर देना, इतना बड़ा उत्तर आपको नहीं देंगे तो भी चले। उसके बाद देखिए आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा है कि आपने टेलीविजन और समाचार पत्र में मौसम संबंधित रिपोर्ट को देखा होगा। आप क्या सोचते हैं कि हम मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। उत्तर देखिए मौसम संबंधित जानकारियों लंबी और गहन वैज्ञानिक जानकारियों पर आधारित होती है। दूर आकाश में स्थित सैटेलाइट पृथ्वी पर सदा अपनी दृष्टि जमाए रखता है जो पृथ्वी के बाहर है तथा वातावरण की जांच करने में वैज्ञानिक सहायता करते हैं। वायु के दबाव फटने और समुद्र के उत्पन्न चक्रवातों की सूचना प्रदान करते हैं। मानसून आने से पहले ही इनमें अनुमान हो जाता है कि किस वर्ष वर्षा की स्थिति कैसी होगी। इससे कृषि संबंधी योजना बनाई जाती है। समुद्री तटों पर रहने वाली को तरह तरह के खतरों पर पूर्व सूचना दी जाती है। आगे देखिए उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है कि
देखिए, हम जानते हैं कि बहुत से मानवीय गतिविधियां वायु, जल, मृदा प्रदूषण स्तर को बढ़ा रही है। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में मदद मिले? देखिए, क्वेश्चन इतना लंबा है, आंसर कितना लंबा होगा। हाँ, बहुत सी मानवीय गतिविधियां कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए, आबादी वाले क्षेत्र में अलग उद्योगों की स्थापना कुछ हद तक प्रदूषण नियंत्रित करेगा। इन उद्योगों के कारण हो रहे प्रदूषण के कारण जल संसाधन, कृषि भूमि तथा उपजाऊ भूमि आदि दूषित नहीं होगा। क्वेश्चन लंबा था लेकिन आंसर शॉर्ट था, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा इसको। आगे देखिए, जो आपका 6 नंबर का प्रश्न है, यानी ये अंतिम प्रश्न के रूप में आपका है कि जंगल, वायु, मृदा और जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हुआ, कम से कम बहुत ही क्वेश्चन हो गया। अगर आप उसको देख लेते, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। तो इसका उत्तर क्या है कि जंगलों की भूमि तथा वर्षा में गहरा संबंध है। यदि वृक्षों को काटने की दर उनकी वृद्धि से अधिक हो जाती तो वृक्षों की संख्या कम हो जाती है और वह क्षेत्र धीरे धीरे रेगिस्तान में भी बन सकता है। जंगल सदा वायु, मृदा और जलीय स्रोत को सीधा प्रभावित करते हैं। वृक्ष वाष्पन क्रिया से बड़ी मात्रा में जल मुक्त करते हैं। इस मुक्त जल से वाष्प बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। जंगलों के कम होने से वर्षा भी कम होगी तथा उस क्षेत्र में वृक्ष उगने की दर कम हो जाएगी, जिसमें पर्यावरण प्रभावित होंगे। वृक्षों को बहुत अधिक काटने से जैव पदार्थों में समृद्ध मृदा की सबसे ऊपर की सतह वर्षा के पानी के साथ बहकर लुप्त हो जाएगी। मृदा के इस प्रकार अपरदन के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। वन जंगली जंतुओं को आश्रय देता है हमें। इसमें उनमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो है मिलती है तथा इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती है। कई उद्योगों के लिए हमें कच्चा माल प्रदान करते हैं। जंगल से जलीय स्रोतों की गुणवत्ता बढ़ाती है। इनमें भूमि कटाव पर नियंत्रण होता है। ये आपका लास्ट हो गया। देखिए, अभी तक जितना भी प्रश्न आपको बताए हैं उसको आप अपने मन से जितना भी शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम जब होगा उसमें जो आपका क्वेश्चन के नीचे जो आपका लाइन दिया रहेगा जो इस प्रकार का रहेगा, आपको 3 लाइन दिया रहेगा तो 3 लाइन को आपको पूरा तरह से भरना है। इसको पूरा तरह से भरना है, उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपका जो फुल मार्क्स इसी पर आपको मिलने वाला है। तो चलिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जो है जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है और जो चैप्टर में आप जो कमेंट में बता दीजिएगा सबसे पहले, उसी का वीडियो आपके तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।